नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आशा करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे होंगे। तो ग्रामर के जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं की कड़ी में आगे एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेते हैं, जो टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और टॉपिक है इस तरीके का है जिसको आपने अच्छे से देखा भी रखा है और कई सालों से उसको पढ़ भी रखा है, बट उसमें उसको कंपटीशन के नज़रिए से या उसको डीपली आपने अच्छे से नहीं देख रखा। क्योंकि अक्सर जो क्या होता है कि जो चीज़ हम ज़्यादा समय से देख रहे होते हैं या कई सालों से जिस चीज़ को हम सामने पाते हैं उस चीज़ को हम हल्के में लेते हैं, और ये गलतियां आपसे नहीं सभी से होती हैं। तो उसको हम इतना डीपली पढ़ेंगे या इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें ये पता चलेगा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आज तक नहीं देखी हैं या कुछ चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया है, और वो कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़रिए से हमें ज़रूरी होता है। और हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नज़रिए से हमें उसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो आप सभी रेडी हैं? तो यदि आप रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। बहुत अच्छे से आपने सुन रखा होगा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स है, क्या होता है डिटर्मिनर्स? फर्स्ट जो थिंग यही दिमाग में आती है कि डिटर्मिनर्स होते क्या है। आपने अच्छे से सुन रखे हैं, आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, लेकिन जो थ्योरी हम लेके चल रहे हैं या जिस थ्योरी से हम किसी ग्रामर के टॉपिक को समझ रहे हैं उसी तरीके से यदि इसको हम क्लियर करना चाहें तो बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। हमने एक थ्योरी ले रखी है कि भाई सिंपली आप ये कर लो कि जो भी टॉपिक का नाम है उसी टॉपिक के नाम को ऑपरेट कर दो, उसका ऑपरेशन कर दो, और वो ऑपरेशन करने के बाद में आपको दो चीज़ें निकालनी है। एक तो टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, क्लियर है, और एक टॉपिक है वो जो भी है वो टॉपिक फंक्शन क्या करेगा ग्रामर में, क्या फंक्शन करेगा ग्रामर में, क्लियर है। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है यहाँ पे, तो उसको हम ध्यान देते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसका ऑपरेशन करते हैं, टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स, हम निकालते हैं कि इसका जो क्रिएशन है वो किससे किया गया है, तो हम कहेंगे डिटरमिन से किया गया है। किससे किया गया है? डिटरमिन। डिटरमिन क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर डिटरमिन एक वर्ब है, ठीक है। तो इससे डिटरमिनर शब्द बना है। अब इस वर्ब का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निर्धारण करना। क्या अर्थ होता है इसका? निर्धारण करना, ठीक है। यानी डिटरमिन का अर्थ होता है निर्धारण करना। तो इससे आप ये बताइए कि डिटरमिनर क्या हो गया? डिटरमिन का अर्थ होता है निर्धारण करना, तो डिटरमिन का अर्थ निर्धारण करना है, तो डिटरमिनर का अर्थ क्या हो गया? तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ हो गया निर्धारण करने वाले, निर्धारण करने वाले। यानी ऐसे वर्ड जो कि निर्धारण करने का फंक्शन करते हैं। अब इससे सिंपल कोई थ्योरी नहीं हो सकती किसी टॉपिक को समझने के लिए या किसी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। आपसे पहले भी कह चुका हूं और आगे भी कहता हूं, जब भी आप टीचिंग में जाएं, आगे पढ़ाना शुरू करें, तो आपसे गुजारिश है कि बच्चों को किसी भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या किसी टॉपिक को आप समझाते हैं तो उससे पहले बच्चों को रेडी कर लीजिए उस टॉपिक को गेन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, सीधा जाकर टॉपिक मत पढ़ाइए, सबसे पहले टॉपिक के बारे में उनको बताइए। टॉपिक के बारे में ये दो चीज़ें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी? कि फंक्शन क्या करेगा और उसका अर्थ क्या होता है। यदि ये चीज़ें आपने दिमाग में उनकी क्लियर कर दी तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बच्चे नहीं समझ पाए। और इंग्लिश की जो हालत आज है उसमें थोड़ा सा सुधार हो, तो प्लीज़ आपसे यही आशा है कि आप इसमें थोड़ा सुधार लाएंगे। तो टॉपिक का पता चल गया कि डिटरमिनर है, क्या काम करेगा? निर्धारित करने का काम करेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, निर्धारित करेगा, किसको करेगा निर्धारित? तो सीधी सिंपल सी बात है कि नाउन को निर्धारित करेगा। किसको निर्धारित करेगा? नाउन। नाउन जानते हैं आप अच्छे से, नाउन को निर्धारित करने का काम करेगा। अब आप कहेंगे कि सर नाउन को कैसे निर्धारित करेगा? क्लियर है ना? नाउन को कैसे निर्धारित करेगा? नाउन अच्छी है, लंबी है, चौड़ी है, बुरी है, इस तरीके से निर्धारित करेगा या किस तरीके से निर्धारित करेगा, ठीक है। तो इतनी इसके पास पावर नहीं है कि ये नाउन को अच्छी बुरी बता सके। जो इसका सिंपल सी थ्योरी है, उस निर्धारित करने के लिए इसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है मात्रा, एक है संख्या, ठीक है। या तो नंबर पे या क्वांटिटी, ये दो चीज़ें बताता है। या आप एक वर्ड में कह सकते हैं कि नाउन है वो कितनी है, ये चीज़ कौन बताएगा?
डिटर्मिनर्स। अब आप इजी वे में समझ सकते हैं, ये एक थ्योरी है, इसको आप कभी भी रूल मत मान के चलिए। जो ये सिंपली जो चलता है वो एक थ्योरी चलती है। थ्योरी का सीधा सिंपल सा मेरा मकसद होता है कि आपके जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाए और उस प्लॉट के आधार पर या उस नींव के आधार पर टॉपिक है उसको आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि वो टॉपिक है वो आपको इजी वे में गेन हो जाए और सीमेंटेड हो जाए, स्थिर आपको याद रहे दिमाग में। तो ये चीज़ें हैं, ये थ्योरी है कि डिटर्मिनर डिटर्मिन से बना, डिटर्मिन निर्धारण करना, तो डिटर्मिनर कौन हो गया, निर्धारित करने वाले शब्द, ठीक है। अब ये क्या है, निर्धारित करेंगे, लेकिन करेंगे किसको, तो नाउन को करेंगे। किस बेस पे निर्धारित करते हैं, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हम मात्रा या संख्या के आधार पर नाउन को निर्धारित करेंगे डिटर्मिनर की सहायता से, और एक क्वेश्चन बनेगा कि कितनी नाउन भी कितनी है, तो संख्या में है या मात्रा में है, तो ये बेस है, ये बताएगा डिटर्मिनर। ये इसकी सिंपल थ्योरी हो गई। हमने एक छोटा सा नींव बना लिया जिसके आधार पे हम डिटर्मिनर को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको पूरे को। ये आपके सामने एक डायग्राम बन गया जिसकी सहायता से आप पूरे डिटर्मिनर है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लियर है, जहां भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज हाथ ऊपर करिए और पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये हमने एक सिंपल सी थ्योरी बना ली जिसमें हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनर क्या काम करता है, कैसे करता है, ग्रामर में इसका फंक्शन क्या है, और आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। क्लियर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आती है, जो दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप होता होगा आपके, कि जो डिटर्मिनर है वो होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद किया हुआ होगा, और जिसके नहीं है वो भी इजी वे में इसको याद कर सकते हैं कि डिटर्मिनर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है, ये नाम पहले भी सुना होगा आपने, प्राइमरी डिटर्मिनर एंड सेकेंडरी डिटर्मिनर। इस तरीके से हम दो भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे। जब प्राइमरी डिटर्मिनर है उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल। हाँ, ये तो आपको आता ही होगा ना, हाँ, बड़े ही इजी वे में बोल रहे हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और सेकेंडरी जो डिटर्मिनर है उसमें हम बहुत सी जो डिटर्मिनर है उनको पढ़ेंगे, जैसे फ्यू लिटिल है, फ्यू लिटिल को हम ये कह सकते हैं फ्यू लिटिल है, उसकी पूरी जो फैमिली है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है सम, एनी, मैनी, मच, नोट करते चलिए, मोर, सेवरल, सॉरी, बोथ, ऑल, आइदर, नाइदर। इस प्रकार से बहुत से हैं, इनको आप इस तरीके से, तो हम इनको तो रख देंगे सेकेंडरी में, और ये जो चीज़ें हैं इनको आप रख देंगे प्राइमरी में, ठीक है। अब आप देखते हैं कि थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास जब से इंग्लिश शुरू हुई है, तो जहाँ से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट में जो हमें सिखाया जाता है वो आर्टिकल ही सिखाया जाता है। तो आर्टिकल है, आर्टिकल प्राइमरी में, क्यों प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ चुके होते हैं, तो इसको मान लीजिए प्राइमरी में, ठीक है। उस तरीके याद रखने का तरीका है। और जब हम आर्टिकल पढ़ चुके होते हैं तो जब हम सेकेंडरी स्कूल में आते हैं तब हमें बताया जाता है, फ्यू लिटिल का यूज बताया जाता है, सम, एनी, मैनी, मच, मोर, सेवरल है, बोथ है, ऑल है, आइदर है, नाइदर है, इस प्रकार के बहुत से होते हैं, ईच है, एवरी है, बहुत इसमें सेकेंडरी डिटर्मिनर्स जो होते हैं जो नॉर्मली। अब आप ये बताइए मेरे को इम्पोर्टेंट, या मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, आप ये बताइए मेरे को कि ये इजी है या ये इजी है, आपके नज़रिए से, कि भाई ये इजी है या ये इजी है। हाँ, ये इधर वाले इजी लगते हैं, इधर वाले सिंपल है कि यूज़ करने में, या जो जैसे कि कोई क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में, तो इधर वाला इजी लगेगा या इधर वाला इजी लगेगा। आई थिंक आप सभी सोचेंगे कि ये इजी है, क्योंकि इसको देखा बहुत बार है, यूज़ बहुत बार किया है, इसलिए आपको ये लगता है, और कई सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये एज अ फ्रेंडली हो गया है। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा तकलीफ देता है, या जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं वो ये करते हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा बहुत कम करते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है वो इसको पढ़ना है, या ज़्यादा जो रूल्स फॉलो करता है वो ये करता है, ये बहुत कम रूल्स फॉलो करते हैं, इसलिए ये इजी हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। हमारे लिए दोनों इजी हैं, हम दोनों को इजी बना के चलेंगे, कोई कन्फ्यूजन है वो रहेगा नहीं, बट टाइम जो ज़्यादा लेगा वो ये लेना है। क्लियर है, रेडी सभी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखो ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि ये जो डिटरमिनर का जो टॉपिक है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारे पास दो प्रकार के डिटरमिनर हैं, एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में हमने कहा कि आर्टिकल हमें पढ़ना है, तो शुरू करते हैं प्राइमरी डिटरमिनर। तो टॉपिक है आर्टिकल, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भी आर्टिकल हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि आर्टिकल एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अच्छे से समझा जाना चाहिए, ये चाहता हूँ मैं। तो देख के चलिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भाई आर्टिकल है कितने टाइप का होता है, तो आर्टिकल को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि हमारा रटा हुआ है आर्टिकल ए एन डी, इसी तरीके से रट रखा है सभी ने। आर्टिकल का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है ए एन डी, ठीक है, और यही शायद रटवाया गया है हमें। लेकिन यदि एग्जाम में पूछा जाए, सीधा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, तो उसमें यदि ऑप्शन आपके 3 मिले तो वो पूरे तरीके से सही नहीं है, गलत है। वो पहला ही ऑप्शन मिलेगा 3 और वो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा यदि आप 3 बताते हैं। आर्टिकल 2 ही होते हैं, क्लियर है। यदि सीधा आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल कितने होते हैं तो आपको 2 ही बताने हैं, और उन 2 के नाम मैं आपको बता देता हूं, डेफिनिट आर्टिकल है और इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल तो टाइप कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, आर्टिकल 2 ही बताने हैं और आंसर है उसका चूज करना है 2। डेफिनिट जो आर्टिकल होता है उसमें दी को रखा जाता है और इंडेफिनिट में ए और एन को रखा जाता है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 2 आर्टिकल संख्या में 2 बताने हैं आपको यदि क्वेश्चन पुटअप किया जाए, क्लियर है। डेफिनेट आर्टिकल में दी आएगा और इंडेफिनेट में ए एन आएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, दी होता है, और इंडेफिनेट ए और एन होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, पहले इंडेफिनिट आर्टिकल देखा जाएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है उसमें ए और एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। अब इसका चक्कर क्या है, ये ए एन क्या है, किस तरीके से इसका अर्थ क्या होता है, ये जो चीजें हैं ये हमने कभी ध्यान नहीं दी, तो इन पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए ए और एन है, इसको यदि अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ एक होता है। क्या होता है, एक होता है, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस नाउन को हम ए या एन से प्रेजेंट करते हैं वो एक का अर्थ देनी चाहिए, सिंपल बात है। जैसे हम कहें ए बॉल, ए बैट या ए पेन, तो ये चीजें हैं। यदि आपने कह दिया कि ए बॉल, ठीक है, तो अब इसका अर्थ जो लगेगा वो क्या लगेगा, एक बॉल, क्या लगेगा, एक बॉल लगेगा, क्लियर है। यदि आप कहते हैं कि ए पेन, तो इसका अर्थ लगना चाहिए एक पेन। तो ये तो हम कह सकते हैं मीनिंग वाइज या सेंस वाइज इस तरीके से जाएगा। लेकिन यदि ग्रामेटिकल लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो हम कहेंगे, नोट कर लीजिए, वीक फॉर्म ऑफ वन, वीक फॉर्म ऑफ वन, यानी एक की वीक फॉर्म होती है ए और एन। नोट कर लीजिए, एन या ए है वो वीक फॉर्म होती है वन की, वन यानी जिसको हम नंबर में एक कहते हैं, क्लियर है। ये चीज नोट करने वाली है। यदि ऑप्शंस के थ्रू ये पूछा जाता है तो हमें इस ऑप्शन को चूज करना है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ए और एन का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलिए। ए और एन का जो यूज है वो आपको पता ही है कि ए और एन क्या हो गया, अलग अलग हो गए बट होते एक ही हैं, यानी डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं लेकिन फॉर्म इनकी 2 होती है। तो इनका यूज करने के लिए ये टोटल डिपेंड करते हैं साउंड पे। किस पर डिपेंड करते हैं, साउंड पे, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत है पूछ लो, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं।
हाँ सही है, पहले इंडेफिनिट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इंडेफिनिट जब पढ़ लेंगे तब डेफिनेट आपके क्लियर होगा, इसलिए पहले इंडेफिनिट पढ़ाया जा रहा है। और इसका जो यूज करने का तरीका होगा वो जस्ट उल्टा होगा, जब हम इसको क्लियर कर लेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, डेफिनेट इसलिए ले लिया जाता है क्योंकि डेफिनेट पहले पढ़ लोगे तो फिर इंडेफिनिट में कंफ्यूज रहोगे, इसलिए हमेशा जो है वो प्रोसेस यही रहती है कि पहले इंडेफिनिट पढ़ा जाएगा फिर डेफिनेट। इसीलिए हमारे दिमाग में जो एक थ्योरी बन गई, हम हमेशा क्या बोलते हैं, ए एन दी, कभी दी एन ए कभी नहीं बोला। किसी ने बोला या दी एन ए, नहीं, सभी बोलते हैं ए एन दी। क्यों बोलते हैं? रीजन यही है कि इसकी जो प्रोसेस है पढ़ने की वो यही होती है, पहले ए पढ़ा जाए फिर एन पढ़ा जाए फिर दी पढ़ा जाए, इसीलिए ए एन दी याद रहता है हमें। चलिए अब देखिए ए और एन का जो यूज है कि ए यूज करना है या एन यूज करना है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि साउंड क्या है। क्लियर है? चलिए अब साउंड किसकी? साउंड है नाउन की। कौन सी साउंड चेक करनी है? तो जब इसको प्रोनाउंस किया जाए तो इसकी फर्स्ट साउंड चेक करनी है। कौन सी साउंड चेक करनी है? फर्स्ट साउंड चेक करनी है। सिंपल बात है कि जिस नाउन को प्रोनाउंस किया जा रहा है उस नाउन की फर्स्ट साउंड जो भी आएगी वो डिपेंड बताएगी कि ए आएगा या एन आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए शाबाश, देखिए ध्यान से। जैसे मैं कहता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं बुक, ठीक है, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे बुक, यही तो बोलेंगे ना, बुक। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ वो हुआ इस प्रकार से, इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है इसका, जो जो साउंड इसकी निकलेगी। तो फर्स्ट साउंड क्या निकली? फर्स्ट साउंड इंग्लिश में बी, और जो प्रोनाउंसिएशन में बै जो साउंड है वो निकली इसकी। ठीक है, अब इस साउंड के आधार पे इसका यूज किया जाएगा, ए आनी है या एन आनी है। ठीक है, वो किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा? साउंड वाला सिस्टम तो समझ में आ गया ना सभी को? जो भी प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है उसकी फर्स्ट साउंड चेक कर लो, फर्स्ट साउंड बता देगी ए आएगा एन आएगा। ए और एन में से किसका यूज करना है ये मैं आपको बता देता हूं कि यदि जो फर्स्ट साउंड है, ये फर्स्ट वाली जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तब तो आप यूज करेंगे ए का। और यदि ये वोवेल साउंड है तब आप यूज करेंगे एन का। सिंपल सी थ्योरी है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किसका प्रयोग किया जाए? ए का यूज किया जाए। वोवेल साउंड के साथ किसका प्रयोग किया जाए? एन का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ चक्कर जो है वो क्या पड़ता है कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है और वोवेल साउंड कौन सी होती है। चक्कर होगा ना, दिमाग में तो नहीं चाहिए। ये तो मैंने बता दिया थ्योरिकल की, लिखा हुआ भी है आपके पास, या आप कॉपी में भी नोट कर लेंगे, दिमाग में भी नोट कर लेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ तो ए आएगा और वोवेल साउंड के साथ एन आएगा। लेकिन वहाँ कौन, भैरू बाबा थोड़ी बताएगा वहाँ आके कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है ये वोवेल साउंड है ना? ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। चलिए इसके लिए मैं आपको इजीली बताता हूँ, सिंपल सी थ्योरी एक लेके चलिए। पहले तो इसका पूरा थ्योरिकल पढ़ा देता हूँ मैं आपको, कहाँ काम आ जाए पता नहीं। चलिए आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है, आप ये बताइए कि वोवेल साउंड टोटल कितनी होती है? टोटल वोवेल साउंड्स कितनी होती हैं? हाँ ये बता रहा है 5। कितने एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करिए, बताओ मेरे को। जिसने भी हाथ ऊपर किया है वो सभी गलत है, वो सभी हाँ गलत है। ध्यान रखिए, वोवेल 5 होते हैं। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन वोवेल साउंड 5 नहीं होती। ये बहुत लोगों के कंफ्यूजन रहता है। वोवेल 5 होते हैं, सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू, बट वोवेल साउंड है वो 5 नहीं होती। और हमें किस पे डिपेंड करना है? साउंड पे। दोनों जगह क्या लिखा हुआ? साउंड। तो साउंड पे डिपेंड करना है। क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा वहम निकल रहा होगा आपके दिमाग में कि हमें आर्टिकल आती है, ठीक है, तो इसका पहला वहम यही निकला है। देखते चलिए कि साउंड जो होती है इंग्लिश में, टोटल साउंड कितनी होती है? हाँ पीछे बताओ, टोटल साउंड कितनी होती है? टोटल साउंड होती है बेटा, हाँ वहम निकाल लो दिमाग से, क्या आर्टिकल आते हैं। टोटल साउंड है वो 44 होती है। कितनी होती है? 44 साउंड होती है। ये मैंने एक पिछली जो क्लास थी जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह में, वहाँ कुछ क्लियर भी किया था मैंने।
यदि साउंड टोटल 44 होती हैं, अब 44 में से जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो कितनी होती हैं और वोवल साउंड्स हैं वो कितनी होती हैं? तो ये तो होती हैं 24। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? 24। अब आपकी मैथ ठीक है तो वोवल साउंड बता दो जल्दी से। शाबाश, मैथ अच्छी है, गुड। तो ये हो गई 20। कितनी हो गई? 20। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं वो तो होती हैं 24 और वोवल साउंड्स कितनी होती हैं? 20। तो ये सभी जो वोवल साउंड हैं ये तो लेंगी एन, और ये जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड है ये लेंगी ए। क्लियर है? तो ए एन का प्रयोग इन पे डिपेंड करेगा। और यदि और इनको थोड़ा सा डीप जाना चाहो, सेकंड ग्रेड में शायद टॉपिक भी है, तो इनको यदि और डीप जाना चाहो तो ये जो डिवाइड हो जाएंगे 12 प्लस 8 में। 12 प्लस 8 में ये जो है सेमी वोवल है और ये मोनोवोवल है, यानी ये तो है डिप्थोंग और ये है मोनोफ्थोंग। डिप्थोंग और मोनोफ्थोंग, यानी इनमें वोवल है वो मिक्स होते हैं, यानी दो वोवल की साउंड मिक्स होती है, जैसे आ ई है, उ ए है, तो इस प्रकार से। और ये जो है ये प्योर वोवल होती है, एक ही वोवल की साउंड होती है। लेकिन ये जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि वोवल साउंड है वो कितनी एन का यूज करेगी और कॉन्सोनेंट साउंड है वो किसका यूज करेगी? ए का यूज करेगी। डीपली इतना डीप जाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ। हाँ, तुम्हारे जो दिमाग है या तुम्हारा जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो समझ में आ रहा है मेरे कि ट्रिक की डिमांड जब हो जाती है तो तुम्हारे दिमाग पे जो मस्तक है तुम्हारा, वहाँ पे क्या आ जाती है? सलवटें आ जाती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि अब इनको किसकी ज़रूरत है? हाँ, ट्रिक की ज़रूरत है। तो सिंपली है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। सोचते किस में? हिंदी में। तो ट्रिक भी किस में आनी चाहिए? हाँ, गुड। अब थोड़ी सी हाँ रिलैक्सेशन आया आपके चेहरे पर। देखिए ध्यान से, इजी वे में बता देता हूँ आपको। हिंदी को फॉलो करना है। जो हिंदी के साउंड होती हैं ए आ ई ऊ ए ओ औ, इनको फॉलो करना बस। यदि इनकी साउंड फर्स्ट आती है, फर्स्ट साउंड है वो इनमें से कोई भी है, तब तो आप क्या लगा दो? एन। क्या लगा दीजिए? एन लगा दीजिए। और इनके अलावा कोई है तो आप क्या लगा दीजिए? ए लगा दीजिए। 100% सही है, 100% सही थ्योरी है। क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गलती का कोई चांस नहीं है। कर लोगे अब तो? गुड, शाबाश। जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, वो आप चिंता मत करना कि सिर्फ ये कन्फ्यूजन छोड़ दिया, ठीक है ना? हाँ, इतना तो कर लोगे ना? शाबाश। सिंपल सी बात है कि इनमें से यदि कोई साउंड आती है तब तो हम एन यूज कर देंगे। इनके अलावा यदि कोई साउंड आती है तब हम क्या यूज कर देंगे? ए यूज कर देंगे। क्लियर है? अब आगे चल के देखते हैं कि इनमें जो डिफरेंसेस कहाँ हैं या कौन सी चीज़ पे हमें थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि इतना सिंपल होता तो हम डिटर्मिनर को याद ही नहीं रखते, क्योंकि सिंपल चीज़ को कोई याद नहीं रखता। क्लियर है? चलिए, अब इनमें जो कुछ अपवाद हैं या जो अलग सी चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, उनको हम नोट करते हुए चलेंगे। ये इतनी चीज़ें आप सभी ने नोट कर ली होंगी, समझदार तो आप हो ही। तो अब हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमें नोट करने लायक हैं वो कौन सी हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं बता के चलता हूँ आपको। हाँ, अभी तक इसकी नींव भी बन रही है, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बने और नोट्स की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप तो बस इतना कर लीजिए कि क्लास अटेंटिवली यूज़ कर लीजिए और उसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी आपके लिए। देखिए, ए एन का आप यूज़ पढ़ रहे हैं, ए और एन का यूज़ है तो उसका आपने एक मीनिंग निकाला था। क्या मीनिंग निकाला था? शाबाश। इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ एक साथ बोलते रहिए। आपने मीनिंग निकाला था एक, ठीक है? अब इसकी एक थ्योरी लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि ए और एन दोनों का अर्थ आपने निकाला एक। क्लियर है? तो क्या इसको हम इस शब्द के साथ यूज कर सकते हैं? आप इसका अर्थ निकाल चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ भी चुके हो। अब आप ये बता दीजिए कि मेरे को बैट्स शब्द है या बुक्स है या बॉयज़ है या गर्ल्स है ना? इन शब्दों के साथ ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं क्या? गुड, शाबाश। कॉमन सेंस की बात है कि इनके साथ नहीं होगा। तो इसकी पहली जो कंडीशन बन गई कि नाउन है जिसके साथ इसका यूज किया जा रहा है वो सिंगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
सिंगुलर, इसके साथ इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी प्लूरल में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो पहली इसकी डिमांड बन गई कि नाउन क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्लियर है। फिर दूसरा, आप ही से प्रश्न पूछूंगा, आप ही नियम बना देंगे। आप ये बताइए कि मेरे को, जैसे मैं आपको कह दूं दूध, या छोड़ो दूध को, चाय, है ना, हाँ बारिश हो रही है, चाय की जरूरत भी होगी। तो देखो आप कहते हैं कि चाय, क्लियर है, चीनी, दूध, पानी, ये जो चीज़ें हैं इनके साथ आप कहते हैं कभी एक पानी दो, या एक दूध दो, एक तेल दो, दो तेल, तीन तेल, कहते हैं कभी? अजीब सा लगता है। हाँ, गुड, शाबाश, नाइस। अब देखिए कि इनके साथ एक, दो, तीन, चार, इनका यूज नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता? जैसा कि इस बच्ची ने बताया कि ये जो है ये अनकाउंटेबल हैं। समझ में आई? जो सारे लिक्विड थे आपके सामने, तो ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। और जहां अनकाउंटेबल होता है वहां ए और एन दोनों का यूज नहीं किया जा सकता। ए और एन दोनों का यूज नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब इसकी दूसरी डिमांड क्या हो गई? दूसरी डिमांड हो गई कि नाउन है वो काउंटेबल होनी चाहिए। तो दो चीजें हो गई कि ए और एन सिंगुलर के साथ यूज किया जा सकता है, प्लस काउंटेबल के साथ यूज किया जा सकता है। यदि आपकी नाउन अनकाउंटेबल रह जाती है तब आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते? तब आप ए और एन दोनों का ही यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? हाँ हूं तो करो। क्लियर है ना? शाबाश। तो इन दो का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ए का यूज देखते हैं। तो ए का यूज कहां करना है? ये दोनों तो नियम लगे ना, ये दोनों तो ए और एन दोनों के साथ लगेंगे। तो ए का यूज हम करेंगे जब आपकी जो फर्स्ट साउंड है नाउन की वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। किस प्रकार की हो? कॉन्सोनेंट साउंड हो। क्लियर है? यानी 24 साउंड में से एक हो, या मैं कह सकता हूं ए आ ई जो स्वर है उनके अलावा हो। तब आप क्या लगा सकते हो? ए लगा दो, फिर आपका काम फिट। एन का यूज आप कहां करते हैं? एन का यूज करते हैं जब आपकी फर्स्ट साउंड है वो वोवेल साउंड हो। क्या हो? वोवेल साउंड हो। क्लियर है? अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको? शाबाश, नाइस। इस तरीके से चलते चलिए, वेरी नाइसली। हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना टॉपिक है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलते रहिए, शाबाश। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद उन चीज़ों का ध्यान देते हैं जिन पर कि हमें थोड़ा सा स्पेशल फोकस रखना है। जैसे कुछ वर्ड हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आप उनको प्रोनाउंस करके देखेंगे। फिर खुद के दिमाग में ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे कि ए का यूज़ करोगे या एन का। मान लो कि एग्जाम में आ जाए और आपसे यूज़ पूछ ले कि ए यूज़ करोगे या एन। जैसे मैं कहता हूँ, ये मैं बोलूँगा नहीं, आप खुद बोल के देखो इनको। हाँ, ये 3 वर्ड मैंने लिख दिए। और लिखूँ क्या? चलो एक और लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह पड़ी है तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, फटाफट सोच के देखिए, सोच के ये देखिए कि इन वर्ड में आप किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ए लगाएंगे, एन। अभी आपने तीसरा जो डेफिनेट है वो तो पढ़ा ही नहीं है, इनडेफिनेट ही पढ़े हैं। तो ए और एन दोनों में से आप डिसाइड कर लीजिए किसका यूज़ करेंगे। रेडी? चलिए शाबाश, देखते हैं। हाँ हाँ, एक बार लड़के बताएंगे, एक बार लड़कियां बताएंगी। हाँ, इसमें किसका यूज़ किया जाए? चलिए उनका आंसर आ गया, आप बताइए। चलिए शाबाश, दोनों ही गलत हैं। इस शब्द में यूज किया जाएगा ए का। किसका यूज किया जाएगा? ए का। क्योंकि आप जो प्रोनाउंसिएशन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोला जाए इसको? राइट? आप बताइए। नहीं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा यू। क्या होगा? यू। तो इसका मतलब साउंड किससे शुरू हुई? ये से शुरू हुआ इसका साउंड, और ये होने के कारण ए कहा जाएगा और ए यू हो जाएगा। ए यू, ए यू, ठीक है। मादा भेड़ को कहा जाता है यू।
ईव नहीं होता, ठीक है। तो ईव यदि होता तब तो एन लगता, ईव इसका प्रोनाउंसिएशन है नहीं, इसलिए इसका क्या लगेगा, ए लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ के बताइए, तो पहले प्रोनाउंसिएशन बता दो, मैं समझ जाऊंगा ए लगा रहे हो एन लगा रहे हो। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, हाँ गुड, शाबाश, नाइस, इस बार बिल्कुल सही है। इनसे अगला पूछ लेंगे। तो इनसे आपने कहा इसका जो यूज है वो क्या कहता है, यूनिकॉर्न, 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 कैसे बोला जाएगा, यूनिकॉर्न। तो इस पे ये का साउंड है तो इसलिए क्या लग जाएगा, ये लग जाए, ए लग जाएगा, सॉरी, ए यूनिकॉर्न। इसमें बताइए मेरे को, हाँ शाबाश। अब यहां आप देखिए कि आपने मैन शब्द है, आई शब्द है और वन शब्द है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि आप यदि आई शब्द के लिए यूज करते हैं तब तो आप किसका यूज करेंगे, आई शब्द है तो आप कहेंगे एन आई, ठीक है। लेकिन आप किसका यूज कर रहे हैं, वन, इसके लिए आपको यूज करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां आप कहेंगे, यही कहेंगे ना, वन, साउंड क्या आएगी, वह के लिए किसका यूज करेंगे, ए का, ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन। हाँ ये बता दो आपका नंबर आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। यूनिट, यह शब्द का यूज हुआ, ए यूनिट आपने कह दिया। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बेटर फील इस बात का हुआ कि आपका इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी तीनों क्लियर हैं। तो इसका मतलब क्लियर करने का बहुत कम पार्ट है, तो आप बस उसको क्लियर कर लीजिए, फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, ये बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो आप उनको नोट करते हुए चलिए। इसी प्रकार के जो वर्ड हैं जो थोड़ा थोड़ा उनका ध्यान रखना होता है, और स्पेशली जब आप आर्टिकल का यूज़ कर रहे होते हैं, यदि हम गलत आर्टिकल, नॉर्मल लैंग्वेज में भी गलत आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन है वो ख़राब होता है। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर कहीं और भी इसके बारे में चर्चा चलती है और गलत होता है तो थोड़ा सा हमारा इंप्रेशन है वो डाउन जाता है, तो वो नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखने लायक हैं वो, उन पर ध्यान दीजिए। पहले मैं इस साउंड को थोड़ा सा कोट करता हूँ। इसमें वर्ड है, एक आप पढ़ चुके हो, जैसे यूनिवर्सिटी है, सॉरी यूनिट है, यूनिवर्सिटी है, यूनियन है। एक ये सबसे बड़ा पंगा ये है रहा, यूरोपियन, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, यूरोपियन, तो ये से ही शुरू होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार है, एक पढ़ चुके हो आप, इसको भी नोट कर लीजिए, यूनिकॉर्न है। फिर एक एच साउंड है, ये थोड़ा सा तकलीफ में देती है, जैसे कहते हैं ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, आवर, एच से शुरू हो रहे हैं दोनों ही, ऑनेस्ट मैन, आवर। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल, क्लियर है। इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे। फिर है और जो कई प्रकार की जो साउंड आती हैं, जैसे आपने कहा कि वन आइड मैन है, तो ये जो चीज़ें हैं इन पर खास ध्यान रखिएगा। और भी लिखा देते हैं, जैसे अंपायर है, सॉरी इधर लिखता हूँ, हाँ इसका है, ये अंपायर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका खास ध्यान रखने वाली जो बात है वो नोट कर लीजिए। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जैसे आप कहते हैं यू है, तो यू में आप बोलते हैं यूनिट, तो साउंड पर ध्यान देना है, न कि लेटर पर। लेटर कोई भी हो, साउंड डिसाइड करेगी कि आप किस आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें ये की साउंड आएगी, इसमें भी ये की साउंड आ रही है, इसमें भी ये की साउंड आएगी, इसमें भी ये की साउंड आएगी, इसमें भी ये की साउंड आएगी, लेकिन इसमें किसकी साउंड आएगी, ए की। क्लियर है, किसकी साउंड आएगी, ए की। इसलिए अंपायर से पहले एन लगेगा, बाकी सभी से पहले किसका यूज किया जाएगा, ए का यूज किया जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से इसको यूज कर लो। ऑनेस्ट मैन है तो एच से शुरू हो रही है, बट इसका जो साउंड आएगा वो क्या आएगा, ओ का साउंड है, ऑनेस्ट मैन। इसमें आवर क्या आएगा, आवर। इसका
हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ए और एन दोनों का यूज किया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी जो इंडियन मेजोरिटी है, इंडियन मेजोरिटी में जो साउंड है वो ये निकलता है, ठीक है। लेकिन कई इसको एच को साइलेंट रखते हैं, ठीक है, और क्या बोला जाता है, हॉस्पिटल, क्या बोला जाता है, हॉस्पिटल। तो यदि हॉस्पिटल बोला जाएगा तब तो एन का प्रयोग किया जाएगा, हॉस्पिटल बोला जाएगा तब ए का प्रयोग किया जाएगा। इंडिया में इसको एच को बोला जाता है, और अमेरिकन या जो इंग्लिश है उसमें एच को साइलेंट रखा जाता है। एच साइलेंट होते ही क्या बन जाएगा, हॉस्पिटल, क्या बन जाएगा, हॉस्पिटल। क्लियर है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। और आगे इसी प्रकार के, जैसे वन आइड मैन है, तो इसमें ये ध्यान दे लीजिए कि जो एडजेक्टिव का यदि यूज कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान से आप यूज करें। जैसे हम कहते हैं कि यूजफुल, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं हम, एडजेक्टिव किस तरीके से यूज किया जाए। जैसे आप कहोगे बुक, ठीक है, बुक शब्द के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, सिंपल है, इजी है, ए बुक आएगा। क्या आएगा, ए बुक, ठीक है। या हम कहें तो यूजफुल यदि यूज कर दोगे तो आप कहोगे ए यूजफुल, यही कहेंगे क्योंकि यहां साउंड किसकी दे रहा है, ये की साउंड दे रहा है। बुक के लिए भी ए बुक आता, और यूजफुल बुक के लिए भी किसका प्रयोग कर रहे हो, हम ए का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि इरेजर, क्या कहा जाए, इरेजर, इरेजर अच्छे से यूज किया होगा आपने, इरेजर का यूज किया जा रहा है, और तब तो आप कहते हो एन इरेजर, क्या कहते हो, एन इरेजर। लेकिन यदि कहा जाए यूजफुल इरेजर, यूजफुल इरेजर, तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, एन यूजफुल इरेजर, एन यूजफुल इरेजर। क्लियर है, ध्यान में समझ में आ रही बात है। तो इसका मतलब आप एडजेक्टिव के लिए किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल का, न कि आपकी नाउन के लिए। यदि कोई नाउन एडजेक्टिव ले रही है, एडजेक्टिव के साथ आ रही है, तब आप फर्स्ट साउंड किसकी नोट करेंगे, एडजेक्टिव की नोट करेंगे। जैसे मैन है तो आप कहेंगे ए मैन, क्या कहेंगे, ए मैन, यही बोलोगे सभी, शाबाश, गुड। लेकिन यदि कहा जाए ओल्ड मैन, तब आप क्या कहेंगे, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, बिकॉज आपको साउंड यहां नोट करनी है ओ की, यहां साउंड आपको नोट करनी है एम की। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजेक्टिव वाला जो है इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, मिटा दो इसको, गुड, शाबाश। जहां ध्यान देना वहां मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, और सोने की क्लास में इजाज़त नहीं है, थोड़ा सा जगते हुए रहिए। इतनी लंबी क्लास हुई भी नहीं है आज, तो बहुत छोटी सी क्लास चल रही है अभी तो, हाँ लंबी हो सकती है, जितना सोओगे उतनी लंबी क्लास करेंगे जिससे आपको नींद ना आए। हाँ गुड, शाबाश। इसके बाद अगला जो है एडजेक्टिव बता दिया आपको, एडजेक्टिव में क्या ध्यान रखना है ये बता दिया। अब आप अगला देखेंगे कि एडजेक्टिव के बाद जो है, एडजेक्टिव के बाद वाला जो चैप्टर है वो है, मैं छोटा सा नोट करवा देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में आर्टिकल का प्रयोग किस तरीके से करना है। तो शॉर्ट फॉर्म पहले तो ये देख लीजिए किस किस का यूज होता है। जैसे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आजकल राजस्थान में MLA, ठीक है, मान लीजिए यही शॉर्ट फॉर्म है MLA। तो MLA में आर्टिकल का प्रयोग करना किस आधार पे किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि इसका जो फर्स्ट वर्ड तो M है, लेकिन हमें लेटर देखना ही नहीं है, लेटर तो हमें देखना ही नहीं है। तो इसमें हम किस तरीके से यूज करें, तो बात वही आती है कि हम प्रोनाउंस किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, MLA, इसी प्रकार से होगा। तो पहली साउंड क्या आई, ए, तो इसका मतलब क्या होगा, NMLA, क्या होगा, NMLA। बात समझ में आ रही है, गुड, शाबाश। जैसे है EO, क्या है, EO, तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, EO, ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, NEO।
क्लियर है? तो शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से आप प्रोनाउंसिएशन है, यदि कंफ्यूज हो, यदि थोड़ा सा भी डाउट हो तो कोई शर्म की बात नहीं है, लिख के देख लीजिए उसको कि उसको लिखा कैसे जाएगा। जिस प्रकार से उसको लिखा जाएगा उसका पहला जो भी लेटर आएगा वही उसका पहला प्रोनाउंसिएशन है और उसी के अनुसार उसका आर्टिकल डिसाइड करना है कि किस तरीके से कौन से आर्टिकल है उसमें यूज किया जाएगा। क्लियर है? शाबाश, वेरी नाइस। आगे हम चलते हैं। इसके बाद अगला जो है, जो ध्यान देने वाली चीज है वो है, शॉर्ट फॉर्म तो समझ में आ गई ना? शाबाश। अगली जो चीज है वो इसी से संबंधित है, तो इसलिए मैं साथ में ही दे देता हूं आपको डिग्री। हाँ, जैसे आप सभी के पास डिग्री है, बड़ी बड़ी है ना? हाँ, तो जब तक तैयारी नहीं करते हो तब तक चाटते रहो उनको। वो डिग्री तभी काम आएगी जब तैयारी करोगे। जैसे मैं बोलता हूं MA या BA, BSc, ठीक है? तो देखिए MA में जो यूज किया जा रहा है तो आप कहेंगे MA, इस तरीके से BA, BSc। अब देखिए इसमें पहला आ गया ए, इसलिए यहां आएगा NMA। यहां पहली बी यानी बै की साउंड आई, बै की आई ना, तो बै साउंड है इसलिए किसका यूज कर दो? ए। और यहां भी सेम है तो ए। इस तरीके से डिग्री से पहले इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। अब आपसे एक प्रश्न है, एमफिल से पहले किसका यूज होगा? एमफिल, डिग्री होती है ना एमफिल। गुड, शाबाश, बोर्ड पे दे रखा है, मैं यही देख रहा था, जग रहे हो या सो रहे हो। एमफिल से किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। तो डिग्री से पहले इस प्रकार से इन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला है, जैसे एक्सक्लेमेटरी जो होती है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां सेंटेंस दे देगा और फिर ब्लैंक दे के आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल है वो सुटेबल है। ठीक है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ, जैसे आप कहें ये देखिए ध्यान से, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए और नीचे आपको ऑप्शन दे दे, ए दे दे, एन दे दे, डी दे दे और नास्ता दे दे नन। तो देखते हैं, देखो कि अब इसमें किसका प्रयोग किया जाए। तो आपके पास ऑप्शंस जैसा मैंने बताया, ए है, एन है, डी है या नन। अब एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी में जैसे आप कहेंगे, इसी को आप जैसे नॉर्मली करते हैं उसी तरीके से आप इसको चेक करेंगे। तो आपको एडजेक्टिव से पहले देनी है, तो आप कहेंगे व्हाट अ गुड बॉय, व्हाट अ गुड बॉय, ठीक है, या व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। नोट कर लीजिए, व्हाट एन इजी वे, व्हाट एन इजी वे, व्हाट एन इजी वे। तो इस प्रकार से आप इनको अब यूज करेंगे यदि एक्सक्लेमेटरी में से पूछता है। तरीका मैंने आपको बता दिया, ब्लैंक देके पूछेगा। यदि एक्सक्लेमेटरी में से पूछता है तो सेम ट्रिक है, वहां घबराने की या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप नॉर्मल यूज करते हैं वैसे ही एक्सक्लेमेटरी में यूज होगा, बस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात है वो ए और एन कहाँ यूज होते हैं, वहां थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हाँ, शाबाश। तो ये तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था ना आपको कि भी हम इतनी जो है वो ध्यान नहीं देते इन पर, क्योंकि हम नॉर्मल समझते हैं, इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की या स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ध्यान है आप दे लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक है वो लगभग क्लियर था। सच है, सच के साथ जो यूज किया जाएगा वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, वहीं इसका यूज आप कर पाओगे। ठीक है, इजी है। ए और एन दोनों कहाँ आते हैं? काउंटेबल में आते हैं। अब ये कह रहा है सच यदि यूज कर रहे हो तो सच के साथ भी कहाँ यूज होगा? काउंटेबल में। तो अलग तो कुछ है ही नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल में इसका यूज न कर दिया जाए। ठीक है, जैसे सच ए गुड फेलो, सच ए गुड फेलो, जैसे इसका यूज किया आपने, सच ए गुड फेलो, तो यह बात सेम है। बस अनकाउंटेबल में ये ध्यान रखना कि सच के साथ अनकाउंटेबल में ए और एन दोनों ही यूज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे
एक और बता देता हूँ वरना एन नाराज हो जाएगा। सच एन ओल्ड लेडी, सच एन ओल्ड लेडी, इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाएगा। बस बात यह है कि आपकी जो नाउन है वो क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, अनकाउंटेबल में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है जहां आप इसका यूज़ करते हैं सेम दिखाने के लिए। किसके लिए, सेम या सिमिलर जिसको कहते हैं। ये लिख लीजिए थोड़ा सा, इस पर शायद मैं कहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि सभी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। सिमिलरिटी दर्शाने के लिए भी आप ए का प्रयोग, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर, ये है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, अ फीदर, इसका अर्थ है कि एक जैसे पक्षी, या कहा जाए कि एक प्रकार के पक्षी हैं। सिमिलर जो वर्ड हैं वो एक झुंड में रहते हैं या एक साथ उड़ते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात है। यानी ए का जो यूज किया गया है वो किस सेंस में यूज किया गया है, सिमिलरिटी में या समानता दर्शाने के लिए यूज किया गया है। हाँ, भूख लग गई तेरे को, इसको एग्जाम्पल की भूख लग गई, दोबारा से देखो ध्यान से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैन ऑफ ए माइंड, मैन ऑफ ए माइंड ग्रुप टुगेदर, ग्रुप टुगेदर, कहने का मतलब है एक प्रकार के माइंड वाले व्यक्ति एक समूह में रहते हैं। एक प्रकार के माइंड यानी जिनका माइंड सिमिलर होता है, जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है, वो एक साथ ग्रुप करते हैं या एक समूह में रहते हैं। क्लियर है। लेकिन लड़कियों पे ये बात नहीं होती। लड़कियां तो एक ग्रुप बन जाए फिर उनकी तो वो स्टार्ट हो जाता है कार्यक्रम चुगली वाला। माइंड की जरूरत नहीं होती इनको, माइंड एक जैसा हो नहीं हो, एक जगह इकट्ठी हो गई तो वो स्टार्ट कर लेंगी कार्यक्रम। हाँ, रियल। क्लियर है। अब बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आपको नई लगे या जो पॉइंट आपको नया लगे कि हमने पहले ये ध्यान नहीं दिया था या पहले सामने नहीं आया हुआ, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ज्यादा ध्यान से उसको पढ़ें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिमिलर सा है। एक चीज, हाँ, एक माइंड में चीज और आई है वो बता देता हूं। जैसे आप यदि किसी को अननोन बताना चाहते हैं, अननोन तो जानते ही आप, अनजान यदि आप शो करना चाहते हैं, जैसे आपका क्या है कि आप बोले जाए कि भाई आप शर्मा जी को नहीं जानते, है ना, तो आप कहेंगे ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर शर्मा। ठीक है, क्लियर है। ए मिस्टर शर्मा यानी कोई मिस्टर शर्मा, यानी आप उसको शर्मा जी को जानते नहीं है, तब आप किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं इसमें, यानी अनजान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जिनमें कि ए और एन है वो स्पेशली यूज होता है, जो नॉर्मली आपने पढ़ रखा है उसके अलावा। फिर भी पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करें। ये टॉपिक ऐसा है जो कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की ज़्यादा डिमांड करता है थ्योरी से। क्लियर है। कोई दिक्कत आए डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसी के आगे जो इसका दूसरा पार्ट है, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर है।